भरपूर एक्शन में है दुनिया भर के बाजार और उसका पूरा पूरा असर भारतीय बाजारों पर सीधे तौर पर पड़ता हुआ दिख रहा है। ढेर सारे ट्रिगर्स, ढेर सारी घटनाएं जिन पर है दुनिया भर की नज़र। ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला, महंगाई ऊपर, युद्ध के खतरे और कमोडिटीज़ के दामों में भारी उतार चढ़ाव। इन सब के बीच में कैसे रहेंगे दुनिया भर के बाजार और किस तरह से रहेगा मई का महीना हमारे बाजारों के लिए ग्लोबल संकेतों के दम पर। आइए, लंबे समय बाद एक बार फिर से मुलाकात करने का वक्त है अजय बग्गा सर से, जो कि दुनिया भर के बाज़ारों के, दुनिया भर की इकोनॉमीज़ के सारे एक्शन पर बड़ी गहरी और पैनी नज़र रखते हैं। एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट। सर, लंबे इंतज़ार के बाद आपका फिर से स्वागत है इस विशेष शो में। वैसे तो आपसे मुलाकात होती है, लेकिन ये शो लंबे समय के बाद हम फिर से आपके साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। और सबसे पहले शुरुआत उसी बात से करते हैं जो टॉक ऑफ द टाउन है। फाइनली फेड ने ब्याज दरें बढ़ा दी है, लेकिन बाजार इस बार डर नहीं रहा, इनफैक्ट खुश हो रहा है। तो क्या कुछ फेड की एक्शन के बाद आगे का डायरेक्शन है, ये समझाएं सर। जी बिल्कुल अनिल जी। और देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, एक सवाल ट्रिलियन डॉलर्स का हो जाता है। जी। तो कल अगर आप देखें, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, पहला सवाल था 50 बेसिस पॉइंट के आप कितने और करेंगे। उन्होंने कहा कि दो और हम रेट हाइक्स कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये आया 2:37 अमेरिका टाइम, हमारे यहाँ लगभग 11:37 था, और 12:07 था। और वो सवाल जब उन्होंने आंसर किया कि 75 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट क्या आप बढ़ाएंगे रेट, उन्होंने बोला वो हमारी टेबल पे बिल्कुल नहीं है, अभी हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। यूएस मार्केट 2% चढ़ गए, खत्म होते होते लगभग 3%। $1 ट्रिलियन कल मार्केट कैप अमेरिका की बढ़ गई। वो एक सवाल हमें ले गया। इसमें क्या सीक्रेट क्या है अनिल जी? रेट्स तो उन्होंने बढ़ाए 50 बेसिस पॉइंट। अप्रैल में लग रहा था 50 बेसिस पॉइंट आएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। कल मार्केट्स ने इसको वेलकम किया। ये है क्रेडिबिलिटी सेंट्रल बैंक की और ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि पूरे अप्रैल में ये घोषणा करते रहे। और कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था अनिल जी, सीएमई फेड वॉच टूल जो है, वो जो यील्ड कर्व दिखाता है अमेरिका का, पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है कि ओवरनाइट स्वैप्स में क्या चल रहा है, वो ऑलरेडी दर्शा रहा था 99.9% के 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक आएगा। तो ये बहुत उम्दा तरीके से पावल ने मैनेज किया है। ये अभिमन्यु इम्पैक्ट चल रहा है मार्केट्स में। क्योंकि क्या होता है, आपने 2000 से अगर आप बैलेंस शीट्स देखें, चार मुख्य सेंट्रल बैंक्स की, अमेरिका, जापान, यूरोप और चाइना, इन चारों की बैलेंस शीट $2.5 ट्रिलियन थी 2000 में, 6 ट्रिलियन तक आई 2008 के संकट में, और अब $30 ट्रिलियन पहुंच गई है। तो इतना बड़ा नोट छापने का जो मुहिम छेड़ी गई है पिछले 14 साल से, उसमें से निकलना एक अभिमन्यु के चक्रव्यूह के समान है। तो घुस तो गए, नोट छाप तो लिए, अब वो नोट निकालने में बहुत मुश्किल है। क्योंकि मार्केट्स का क्या होगा, इकोनॉमीज का क्या होगा। आप देखें तो 1980 में अनिल जी, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जिसका डेट टू जीडीपी, मतलब उसके ऊपर जितना कर्जा है, उसके मुकाबले में उसका जीडीपी एक गुना से ज्यादा हो। आज टॉप 25 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका डेट टू जीडीपी, सरकारी, कॉरपोरेट्स और हाउस होल्ड तीनों मिला के 300% से ज्यादा हो गया। और उसमें अमेरिका सबसे अग्रसर है, जापान है, चाइना है, यूरोप के सारे देश हैं। तो बहुत बड़ा कर्जा है दुनिया के सर पे, बहुत लिक्विडिटी डाली गई है बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स पे। उसको निकालना अभिमन्यु का चक्रव्यूह से निकलने के समान है। वो कल संकट था। इनफैक्ट इस साल के शुरुआत में जब फरवरी में यूक्रेन का संकट आया, तो एक बड़ी स्टडी निकाली गई थी अनिल जी कि मार्केट के लिए खतरा किसका बड़ा है। पावल ज्यादा घातक रहेंगे मार्केट्स के लिए रेट्स बढ़ा के पुतिन ज्यादा घातक रहेंगे यूक्रेन के संकट के चलते। तो कल पावल ने तो अपना काम बहुत बेखूबी कर दिया, मार्केट को बिल्कुल झटका नहीं दिया। और ये भी उसको सांत्वना दी कि हम जैसे बैलेंस शीट कम करेंगे, वो धीरे धीरे करेंगे, और हम सॉफ्ट लैंडिंग करवा के दिखाएंगे। तो अभी के लिए तो खतरा टला है फेड का। ओवरऑल देखें अनिल जी, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू होते हैं अमेरिका में,
उससे 1 साल पहले मार्केट बढ़ता है, इस बार ये मार्केट गिरा। उसके 3 महीने पहले मार्केट बढ़ता है, इस साल फिर गिरा। हुँ, उसके आगे चल के देखें हुँ, तो 3 महीने में मार्केट ज़्यादातर गिरता है। पिछले 7 इंटरेस्ट साइकिल्स अगर देखे जाएँ, हुँ, 4 बारी मार्केट गिरा, वो हो गया। मार्च, अप्रैल, मई हो गया, अब हमारा ये खत्म हो गया। 6 महीने पे मार्केट केवल 2 बारी गिरा 7 में से, और 12 महीने में केवल 1 बारी गिरा, और मार्केट अच्छा रिटर्न देता है अगले 12 महीने में जब रेट हाइक शुरू होता है, क्योंकि उस रेट हाइक आप कर रहे हैं, इकोनॉमी अच्छा करिए, कॉर्पोरेट्स अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात, जब इन्फ्लेशन पीक करती है, जो हमारी उम्मीद है कि मई जून में अमेरिकी इन्फ्लेशन पीक कर जाएगी, तो 12 महीने मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न ओके, देता है। तो ओवरऑल मैक्रो सुधर रहे हैं अनिल जी, और इसलिए रेट बढ़ाए जा रहे हैं। और अभी भी रेट बहुत ही लीनियंट हैं, बहुत ही नीचे नेगेटिव रियल रेट्स पे चल रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर 7% है और आपका रेट अभी भी कल के हाइक के बाद भी 0.75 से 1% के बीच में है, तो नेगेटिव रेट्स पे ही आप चल रहे हैं। ये अगर आम टाइम होता, हम कहते बहुत स्टिमुलेटिव है इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी तो दौड़ेगी अमेरिका की, उसके साथ मार्केट्स भी अच्छा करेंगे। 12 महीने के लिए हमें लगता है कि संकट टल गया। परफेक्ट। तो कम से कम ये क्लैरिटी आ गई और इस क्लैरिटी की वजह से अमेरिकी बाज़ारों को मजबूती का मामला दिख रहा है। लेकिन आपने इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि चक्रव्यूह में तो आ गया अभिमन्यु, अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। उम्मीद करें कि पूरी तरीके से अच्छे से बाहर निकल जाएँ और ये सारा का सारा एक्शन हो जाए। लेकिन आमतौर पर सर एक चीज़ और समझी जाती है जो मिथ है या फिर आप फैक्ट समझ लें कि भाई जब भी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती है, इमर्जिंग मार्केट्स जिसमें हम भी आते हैं, उनमें से पैसा निकलना शुरू होता है कि भाई एफआईज को लगता है ना ना ना, अब यहाँ पैसा नहीं रखना है, बेचना चाहिए, यहाँ हल्का हो जाना चाहिए, और वो कर भी रहे हैं। तो क्या यही ट्रेंड है जिस वजह से एफआईज बेच कर जा रहे हैं? अब क्योंकि ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई, आगे कितनी बढ़ेगी ये भी स्थिति साफ है, तो क्या एफआईज की बिकवाली और बढ़ेगी? क्या व्यू है एफआईज की बिकवाली को लेकर हमारे बाजारों में? एफआईज की बिकवाली अनिल जी डॉलर के रेट से भी बहुत लिंक्ड रहती है, और दूसरा उनको क्या रिटर्न मिल रहे हैं घर पे। तो ये जरूर है कि अगर घर पे हायर रिटर्न मिल रहे हैं तो थोड़ा रिटर्न वो इमर्जिंग मार्केट को छोड़ के निकल आएंगे। दूसरा, अगर डॉलर बढ़ रहा है तो वो कैरी ट्रेड का सिलसिला नहीं चलता। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा समझाने के लिए आपके श्रोताओं को, कि जापान सबसे बड़ा बायर है यूएस के ट्रेजरीज का चीन के साथ। जापान ने पिछले 3 महीने में $60 बिलियन अमेरिकी ट्रेजरी बेचे। क्यों बेचे? क्योंकि जापानी येन 130 पे पहुंच गया, जो 100 होता था, 105 होता था डॉलर के मुकाबले, 130 पे पहुंच गया। तो जापानी येन जब नीचे गया, वो कैरी ट्रेड करने के लिए, कि जापानी कस्टमर डॉलर में डाल रहा है, वो जब हेज करने जा रहा है, वो हेजिंग कॉस्ट उसकी बहुत बढ़ गई। तो उसका यूएस में, जापान का रेट है 0.25, यूएस में उसको मिल रहा है 3%, बट उसका कॉस्ट ऑफ हेजिंग इतना बढ़ गया कि उसके लिए वो एक ट्रेड नहीं बचा। तो इमर्जिंग मार्केट के लिए डॉलर घातक हो जाता है जब डॉलर बढ़ता है। डॉलर देखिए 90-92 लेवल से 103 पे आ गया। बट ये भी है कि डॉलर बहुत जल्दी पीक कर जाता है। तो अगर पिछले 7 इंटरेस्ट साइकिल देखे अनिल जी, 1 से 2 महीने के अंदर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू करते हैं, डॉलर का पीक आ जाता है। तो डॉलर पहले पीक करता है, फिर इंटरेस्ट रेट्स पीक करते हैं, और फिर इकोनॉमी रिसेशन में जाती है। ये रहता है साइकिल। तो मुझे लगता है डॉलर अब मई में आपको पीक दिख जाएगा 103 104 के लेवल्स पे। वो जब पलटता है, जब डॉलर लगता है मार्केट को यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सब कुछ बेक्ड इन है, उस टाइम पे आपके इमर्जिंग मार्केट फ्लोज फिर से चालू हो जाएंगे। क्योंकि आप पीक डॉलर पे आते हैं, आप 104 पे आएंगे डॉलर के इंडेक्स के लेवल पे, और कल को वो डॉलर इंडेक्स गिरता है, तो एकदम से आपके डॉलर रिटर्न्स बढ़ने लग जाते हैं। तो ये पीक डॉलर का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। जब डॉलर ऊपर जाता है, इमर्जिंग मार्केट से निकलता है पैसा, वो पिछले 6 महीने हमने देखा। और भारत के लिए तो बहुत हानि रही। अगर आप अक्टूबर 1 से अभी तक देखें अनिल जी, 270
हजार करोड़ 2,70,000 करोड़ एफआईज ने निकाले भारतीय मार्केट से। फिर भी मार्केट कल का अगर आप छोड़ दें जो करेक्शन है, अगर आप अप्रैल 29 का लें लेवल, मार्केट केवल 2.25% गिरा। और इसको संभालने में क्या था, हमारे रिटेल निवेशक जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आए, और हमारे डीआईएस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस जिन्होंने 2 लाख करोड़ की खरीदारी करी। तो भारत ने बहुत ही संकट की स्थिति झेली पिछले 7 महीने में एफआईस के पैसे निकलते हुए। जब ये टर्न होगा अनिल जी, कोई हम्म कह नहीं सकता 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, बट जब ये लौट के आएगा पैसा, आप सोचिए ये मार्केट कहाँ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं मार्केट में बने रहिए, टाइमिंग मत करिए। ठीक बात है, बने रहने में ज़्यादा समझदारी बजाय इसके कि आज क्या होगा कल क्या होगा, वो एक मुश्किल काम है। अब एक कोरिलेशन जानना चाहता हूँ, चूँकि आरबीआई ने भी हमारे कल ब्याज दरें बढ़ाई है और अमेरिका में भी बढ़ रही हैं, तो अमेरिका में और हमारे दोनों ही जगह ब्याज दरें बढ़ने का कोरिलेशन क्या है सर? हाँ देखिए, और ये कल इसलिए थोड़े हम अचंभित हो गए, मार्केट बिल्कुल सरप्राइज हो गया, क्योंकि अप्रैल की पॉलिसी में गवर्नर साहब ने क्लियरली कहा था कि अमेरिका रेट बढ़ाने वाला, हम देखते हैं हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। बट हमें ये जो इन्फ्लेशन आ रही है ये तेल के कारण है और सप्लाई चेन के कारण है। हमें पता है रेट बढ़ाने से उस पर कुछ नहीं होगा, तो इसलिए हम सोच विचार कर रहे हैं। अभी हम ग्रोथ की तरफ ही तवज्जो रख रहे हैं और एकोमोडेटिव है। उसके चलते कल एकदम से जो सरप्राइज रेट आया वो मार्केट को सरप्राइज कर गया। देखिए, हम तो कह रहे थे, फरवरी से ही कह रहे थे थोड़ा रेट बढ़ा देना शुरू कर देना चाहिए ताकि झटका ना लगे। ये जो अनटेलीग्राफ्ड, नॉन ट्रांसपेरेंट वे में रेट बढ़ाया गया, उससे मार्केट अचंभित हुआ। बट आज देखिए सब कुछ पचा लिया गया है, आपका 10 ईयर भी बढ़ा, और लोगों ने सोच लिया कि ठीक है, रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इकोनॉमी में सक्षमता है, सोच समझ के ही आरबीआई कर रहा है, और मार्केट आज फिर से बढ़ गए। तो कोरिलेशन क्या है, एक हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में ट्रिपल डायलेमा होता है, या ट्राइलेमा कह लीजिए, ट्रिपल इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। या तो आप करेंसी को बचाइए, या इंडिपेंडेंट आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रखिए, या फिर आप अपना इंटरेस्ट रेट देखिए। तीनों चीजें और ये करंट अकाउंट डेफिसिट, तो तीनों चीजें इकट्ठे आप नहीं कर सकते हैं, ये ट्रिपल डायलेमा कहते हैं। तो कल आरबीआई ने क्या कहा कि जो जापान के साथ हुआ 130 पे येन हो गया, वो हमें मंजूर नहीं है। हम रुपी को डिफेंड करेंगे। रुपी को कैसे डिफेंड करेंगे? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के। ये अनस्टेटेड स्टेटमेंट थी कल की अनिल जी, और देखिए आज रुपया स्ट्रांग हो गया। तो इन तीनों चॉइसेस में से आरबीआई ने चूज किया कि रुपए को डिफेंड करेंगे और रेट्स बढ़ाएंगे। इकोनॉमी में है स्लैक हायर रेट्स लेने का, और यहां से रेट्स अब और बढ़ेंगे। ये चल पड़ी साइकिल, तो लगता है 8 जून को एक और रेट हाइक आएगा, और हर महीने हर पॉलिसी में रेट हाइक्स आते जाएंगे जब तक 5.25 5.5 का नंबर नहीं आ जाए, जो कि न्यूट्रल नंबर के करीब रहेगा। उसके बाद फिर डेटा डिपेंडेंट हो जाता है दिसंबर के बाद कि वो क्या करेंगे। तो यूएस बढ़ाएगा, साथ में भारत भी बढ़ाता रहेगा, और उससे क्या होगा, आपका रुपया स्ट्रांग रहेगा। रुपया 75 76 के लेवल्स पे आरबीआई उसको मेंटेन करेगा। परफेक्ट है सर। अब एक चीज़ जिसको मार्केट भूल गया और मैं भूलने दूंगा नहीं, याद दिलाएंगे, और वो है रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। जी जी। मार्केट के लिए इवेंट खत्म हो गई, या अभी भी कभी भी अचानक से सुबह सिर्फ झटके आरबीआई से न लगे, रशिया से भी लग सकते हैं? इस तरह की कोई खबरें आ सकती है, कोई डर है? और आगे इस मोर्चे पर क्या देख रहे हैं सर आप? वो रिस्क बहुत कम हो गया अनिल जी। और देखिए, जो 24 फरवरी को हुआ था, हमारी बातचीत हुई थी, आपके शो में था, मैंने कहा देखिए 3 महीने में नॉर्मली मार्केट पचा लेता है जियोपॉलिटिक्स को, और उल्टा 1 महीने में ही मार्केट्स रिकवर कर गए। रशिया ने अपना मार्केट बंद किया, 20% पे ले आए वो इंटरेस्ट रेट। अब वो 2 कटौती कर चुके हैं इंटरेस्ट रेट्स की ऑलरेडी, बट चाहे वो 20% से इतना कम नहीं हुआ, बट 2 कटौती कर चुके हैं। तो ज्यादातर हजम हो गया है। बट डर क्या है, बड़ी चीजें क्या है अनिल जी, कि एक था कि कोल्ड वॉर चली गई थी, एक यूनिपोलर वर्ल्ड था यूएस का, और साथ में चाइना एक चैलेंजर था।
अब एक कोल्ड वॉर 2 आ गई कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आ गए। एक तरफ रशिया, चाइना और ऑटोक्रेटिक देश हैं, दूसरी तरफ फ्री डेमोक्रेटिक देश हैं, नॉन अलाइंड देश हैं भारत जैसे, जो ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम अपना नेशनल इंटरेस्ट कवर करें। तो ये सबसे बड़ी तब्दीली है। डी ग्लोबलाइजेशन हो गई। जीनोफोबिया जो हम कहते हैं कि बाहरी व्यक्ति को आप ब्लेम करिए। पाकिस्तान की अब इकोनॉमी देखिए, $6 बिलियन उनके पास एफएक्स रिजर्व रह गए केवल। एक महीने के इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं। सऊदी अरेबिया से अभी पैसे लेके आए, चाइना से ले रहे हैं, आईएमएफ से मांग रहे हैं। अब वो हर चीज भारत के सर या अमेरिका के सर लगा देते हैं। तो ये जीनोफोबिया बहुत हो गया, डी ग्लोबलाइजेशन। तीसरा जो जीडीपी बढ़ा पिछले 50 साल में, एक था जब चाइना का 1979 में डेंग ने लिबरलाइज किया। दूसरा चाइना जब 2001 में डब्ल्यूटीओ में आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ये पिछले 40-50 साल में जो ट्रेड ग्रोथ था वो 3 से 5 गुना था जीडीपी ग्रोथ का। अब वो संकट में आ रहा है अनिल जी। उसकी हैवी लिफ्टिंग कौन करेगा? वो अगर आप ट्रेड नहीं बढ़ाएंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, कोल्ड वॉर हो जाएगा, बैरियर्स लोग बना लेंगे। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री से जस्ट इन केस हो गया है कि भाई अमेरिका में भी सेमीकंडक्टर बनाओ, क्योंकि पता नहीं ताइवान से आ पाएंगे कि नहीं, कोरिया से आ पाएंगे सेमीकंडक्टर, या चाइना ताइवान को हथिया लेगा। तो दुनिया की इतनी बड़ी सेमीकंडक्टर कैपेसिटी चाइना के हाथ में आ जाएगी, तब हम क्या करेंगे? तो जस्ट इन केस आ गया है कॉरपोरेट्स के लिए, जस्ट इन टाइम से। ये बहुत बड़ी तब्दीली है यूक्रेन की। यूक्रेन, रशिया छोटी इकोनॉमीज थे। ओवरऑल इम्पैक्ट कमोडिटी प्राइसेस का ही है, सप्लाई चेन का ही है, बट वो सब हम सह लेते। बट ये कोल्ड वॉर जो शुरू हो गया, वो इतनी जल्दी निकलने नहीं वाला। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ऐसे में फिर इसका क्या असर कमोडिटीज़ पर पड़ेगा? पहले ऐसा लग रहा था कि कमोडिटी मार्केट में बड़ी तेजी है, और अब पिछले 3-4 हफ्तों से देखें तो लगभग लगभग एक एनर्जी रिलेटेड कमोडिटीज़ छोड़ दें तो सब जोर से गिर रही है। सर, तो ग्लोबली कमोडिटीज़ पर क्या व्यू है आपका? जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और देखिए, मार्च 8 या मार्च 4 के जो इनके टॉप लेवल थे, आप कॉपर देखिए 8.5% डाउन है। आप आयरन ओर देखिए 9% डाउन है। आपका एल्यूमिनियम नीचे है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना का स्लो डाउन। चाइना में जो स्लो डाउन आ रहा है, क्योंकि खपत सबसे ज्यादा चाइना की है। और इस बारी जो दिख रहा है, जीरो कोविड के चलते 40 करोड़ लोग घर में बंद हैं, लॉकडाउन में हैं। आपने मुझसे नियरली आई थिंक 30-40 दिन हो गए हमारे शो में, आपने कहा था कि कितने दिन ये चलेगा। और मेरा यही सोचता है, नहीं, चाइना सक्षम है, ये जल्दी इसका निवारण कर लेंगे, बट नहीं कर पाए। तो अब ये विश्व यही सोच रहा है कि कितना बड़ा ये संकट है कि 40 करोड़ लोगों को, आपने 1/3 आबादी को आपने घर में नजरबंद कर रखा है और जीरो कोविड कर रहे हैं। तो इससे बहुत हानि होने वाली है कमोडिटी कॉम्प्लेक्स को। दूसरा, जब डॉलर की कीमत बढ़ती है, क्योंकि कमोडिटीज की प्राइसेस डॉलर में कोटेड है, तो उससे भी हम देखते हैं कि इम्पैक्ट जरूर आ जाता है। अब आगे क्या दिख रहा है? चाइना ने स्टिमुलस की बात की है, मार्च में भी की, कुछ किया नहीं। अप्रैल 30 को फिर से उन्होंने बात की, अभी तक कुछ निकल के नहीं आया। तो बहुत वो टिंकरिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं। हमारी सोच यही है कि पहले वो चाह रहे हैं कि बड़े शंघाई, बीजिंग, बड़े शहरों से कोविड का खतरा निकाल दें, और फिर ये स्टिमुलस लेके आएंगे। बट स्टिमुलस तो आएगा अनिल जी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इनकी 20वीं पीपल कांग्रेस है, जहां जी जिनपिंग को की ताजपोशी होनी है पूरी उम्र के लिए। उनके 2 टर्म्स हो गए हैं। नॉर्मली 2 टर्म से ज्यादा नहीं रखते किसी को, बट इन्होंने अब कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया पार्टी का कि ये फॉर लाइफ बनने की कोशिश करेंगे। उसके लिए इनको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। इसलिए इस महीने नहीं तो अगले महीने चाइना का स्टिमुलस तो आना है, और वो पॉजिटिव रहेगा कमोडिटीज के लिए। आपको शेयर्स का क्या करना है? देखिए, काफी करेक्शन हो गया मेटल्स में ऑलरेडी, बट ओवरऑल आप बैलेंस शीट्स देखें तो डेट बहुत रिड्यूस कर रही हैं कंपनियां। इनपुट कॉस्ट बढ़ी, उसके चलते थोड़े मार्जिन्स में प्रेशर आया है। थोड़ा आप वेट कर सकते हैं, बट चाइना स्टिमुलस आए
तो मेटल ज़रूर खरीदिए, कमोडिटी प्राइसेस फिर बढ़ेंगी उसके चलते। तो घटते भी चाइना की वजह से, अगर कोविड रेस्ट्रिक्शन है, और बढ़ेंगे भी तो चाइना की वजह से ही। अब आइए सर, थोड़ा ज्ञान आपसे लिया जाए। बताएं सर, इस महीने कौन सी पुस्तक पढ़नी है? अनिल जी, एक किताब थी जो आप रोज करते हैं, सब श्रोताओं के, सब व्यूअर्स के लिए हमारे, हम्म। कि हाउ टू बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस, कि ओह, आप भी बन सकते हैं। ये वाह। जोएल ग्रीनब्लैट हैं। हम्म। बहुत ये फंड मैनेजर भी हैं। गोथम सिटी, बैटमैन की जो सिटी है, गोथम सिटी एसेट मैनेजमेंट चलाते हैं, और साथ में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। बहुत अच्छा इनका एक कोर्स है और बहुत स्पष्ट लिखते हैं। तो इनकी किताब है यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस, जो आप बना रहे हैं लोगों को अपने डेली शोज से। मैं कहूँगा वही इन्होंने सिखाया है इस किताब में। बड़ी अच्छी किताब है। 1999 में पहली बार इन्होंने लिखी थी। वैल्यू इन्वेस्टर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, और यही कहते हैं कि जो आप जानते हैं आप उसी में निवेश करिए। और निवेश के स्वर्ग तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। ये मत सोचिए आपके एक ही तरह से करना है। आपके लिए जो ठीक है रास्ता, वही चुनिए और वही आपको डिलीवर करेगा एज अ स्टॉक मार्केट जीनियस। सर, ये तो मुझे भी पढ़नी है ये वाली किताब, क्योंकि हाँ, मतलब कल ही अच्छा लेसन मिला सुबह सुबह कि सुबह सोच रहे थे तेजी होगी और मार्केट जाकर कहाँ बंद हुआ। तो जहाँ कभी भी किसी को ये गलत फहमी हो जाए कि सब कुछ सीख गए, समझ गए, वहाँ पर तुरंत प्रभाव से मार्केट सिखा देता है कि भाई अभी बहुत सीखना बाकी है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया किताब है, जो वाकई में हमारे लिए भी पढ़ने लायक है। और आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कही सर, जो इसका कोट बताया कि वहीं पैसा लगाइए जहाँ आप समझते हैं। लेकिन दूसरा जो लाइन है कि मतलब निवेश के स्वर्ग के लिए कई सारे रास्ते हैं, इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा सा समझाएं सर। नहीं, देखिए, वैल्यू इन्वेस्टर भी पैसा बनाता है, ग्रोथ भी बनाता है, मोमेंटम भी बनाता है, डे ट्रेडर भी पैसा बनाता है, और बाय एंड होल्ड भी बनाता है। तो जैसे भगवान तक पहुंचने के बहुत हम हिंदू धर्म में तो मानते हैं कि आपका भी पथ ठीक है, हमारा भी ठीक है। बहुत तरीके हैं भगवान तक पहुंचने के। तो ऐसे ही निवेश के स्वर्ग तक पहुंचने के भी बहुत तरीके हैं। आप अपना एसेट एलोकेशन देखिए, अपना फाइनेंशियल प्लानिंग देखिए, और उसके साथ आप चलिए, और जो आपको समझ आती है चीज, उसमें निवेश करिए। फैड्स में या सीधा कोई टिप्स पे करने से कोई फायदा नहीं मिलता। थोड़ा बहुत ज्ञानवर्धन करके अगर आप जाएंगे, तो उससे फिर आप निवेश के स्वर्ग तक पहुंच पाएंगे। है सर, बहुत ही बढ़िया चीज़ बताई आपने कि आप जिस कला में महारत हासिल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, बाय एंड होल्ड, ट्रेडिंग, जो आपको समझ में आता है, जो चीज़ आपके मानसिक स्थिति के अनुसार है, वो करें। पैसा बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप जो मास्टर कर सकते हैं वही करें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा साहब, समय देने के लिए, और एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स में पूरे दुनिया भर के बाज़ारों का जायजा हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। विदा लेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस खास शो में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।